नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। राजस्थान जीके के ये प्रश्नोत्तर जो हैं वो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे राजस्थान के आप कोई भी एग्जाम देते हो, यानी चाहे आरपीएससी की दे रहे हो, चाहे थर्ड ग्रेड की दे रहे हो, चाहे सीईटी की दे रहे हो, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्नोत्तर हैं वो काफ़ी मोस्ट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सीकर जिले में कौन सी नदी है? काटली नदी या कांतली नदी है? इसको काटली नदी भी कहते हैं और कांतली नदी भी कहते हैं। तो सीकर जिले में एकमात्र नदी है और उसका नाम है कांतली या काटली। अगला प्रश्न है, अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही, यहाँ ध्यान रखना, अवरोही आरोही। तो अवरोही है, घटते क्रम में है यहाँ पर। अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो बनास, लूनी, चंबल, माही। यानी अपवाह की दृष्टि से बनास है, फिर लूनी है, फिर चंबल है और फिर माही है। यानी चार ये प्रसिद्ध नदियां हैं। तो पहले बनास आएगा, फिर लूनी आएगा, फिर चंबल और फिर माही। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यहां पर हम कर देते हैं, माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी है वो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उत्तर सही। कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर माही नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए। माही नदी का राजस्थान में बहाव कितना है? माही नदी का राजस्थान में 171 किलोमीटर बहाव है। यानी कुल लंबाई अलग है, लेकिन 171 किलोमीटर में ये राजस्थान में बहती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माही नदी के तट पर डूंगरपुर जिले में कौन सा उर्स लगता है? तो राजस्थान में माही नदी के तट पर डूंगरपुर जिले में कौन सा उर्स लगता है? तो ये गलियाकोट का उर्स लगता है, गलियाकोट का उर्स। अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का बहाव किस नदी का है? तो माही नदी का है। अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का बहाव माही नदी का है ये। ठीक है, अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का बहाव किस नदी का है? माही नदी का है। चलिए नेक्स्ट, आदिवासियों की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की जीवन रेखा वो किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। आदिवासियों की जीवन रेखा माही नदी को कहा जाता है। अगला है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। याद कर लेना दोस्तों, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये माही नदी को कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न अपना है, बागड़ की गंगा और काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोनों नाम माही नदी के ही है। बागड़ की गंगा भी कहा जाता है और काठल की गंगा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माही का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी निकलती कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहंद झील से माही नदी है वो निकलती है। मध्य प्रदेश का धार जिला है, सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियां हैं और मेहंद झील है, वहां से ये निकलती है। माही नदी किस स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है? तो माही नदी कौन से स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। तो नदी का नाम माही नदी, जिले का नाम बांसवाड़ा और स्थान का नाम खादू, वहां पर माही नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए, माघ की पूर्णिमा को भरने वाला आदिवासियों का महाकुंभ कहां पर लगता है?
तो एक बात तो ध्यान में रखिए कि माघ की पूर्णिमा को भरा जाता है। आदिवासियों का महाकुंभ है, ठीक है। कहाँ पर लगता है तो देखिएगा, आसपुरा तहसील के नवाटापुरा गांव में सोममाही जखम के त्रिवेणी संगम पर, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि सोममाही जखम का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है, तो वो स्थान है बेणेश्वर धाम पर मेला भरता है। तो आसपुरा तहसील के नवाटापुर गांव में सोममाही जखम का त्रिवेणी संगम होता है और उस त्रिवेणी संगम स्थल पर बेणेश्वर मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है और ये माघ की पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का महाकुंभ, बेणेश्वर का मेला माघ की पूर्णिमा को लगता है आसपुरा तहसील के नवाटापुर गांव में, और सोममाही जाखम का वहां पर संगम होता है। कहां पर, नवाटापुरा गांव में। चलिए, माई नदी की सहायक नदी कौन सी है? माई नदी की सहायक नदियां, माई नदी की सहायक नदियां तो सोम, जाखम, अनास, हरण, मोरन, बहादुर, ईरू। सोम, जाखम, अनास, हरण, मोरन, भादर और ईरू, ये सारी की सारी माही की सहायक नदियां हैं। माही नदी की क्या है? सहायक नदियां। अगला है कडाना बांध और पंचमहल। दो जगह, दोनों चीजें हैं दोस्तों, एक तो कडाना बांध है, दूसरा पंचमहल, और ये दोनों गुजरात में है। किस नदी पर बना हुआ है? माई नदी पर बना हुआ है। तो गुजरात में माई नदी पर कडाना बांध बना हुआ है और पंचमहल बना हुआ है। तो नदी कौन सी है? माई नदी है और स्थान गुजरात। माही बजाज सागर बांध बोरवास गांव बांसवाड़ा किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध, बोरवास गांव है, बांसवाड़ा जिला है, और कहां पर किस नदी के तट पर? तो माही नदी के तट पर बना हुआ माही बजाज सागर बांध। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, बोरवास गांव बांसवाड़ा में बना हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश और राजस्थान की माई नदी पर परियोजना का नाम है। दोनों की सम्मिलित संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। तो माही नदी घाटी परियोजना है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और उससे का नाम माही नदी घाटी परियोजना कह सकते हैं। अगला है माही नदी कहां पर जाकर विलुप्त होती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर माही नदी है वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। माही नदी की पहचान किस रूप में है? माही नदी की पहचान नित्य वाहिनी नदी के रूप में, यानी हमेशा बहती रहती है, ये है इसकी सबसे बड़ी पहचान। चलिए, जैसलमेर जिले को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर जिले को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, ठीक है। जैसलमेर का दूसरा नाम स्वर्ण नगरी। और भी नाम हम देखेंगे आगे। हेमनगर किस जिले को कहा जाता है? हेमनगर किस जिले को कहा जाता है? हेमनगर, तो इसका उत्तर है जैसलमेर को ही हेमनगर भी कहा जाता है। तो जैसलमेर का दूसरा नाम हेमनगर भी हो गया। भड़कीवाड़ किस जिले को कहा जाता है? भड़कीवाड़, भड़कीवाड़ किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी जैसलमेर जिले को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ जैसलमेर जिले के ही नाम है। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो 80 फीट ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है जैसलमेर का किला। 80 फुट ऊंची और पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी, उस पर बना हुआ है। त्रिकुटगढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? त्रिकुटगढ़ के नाम से। अब त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है तो सीधी सी बात है, त्रिकुटगढ़ के नाम से किसको जाना जाएगा? जैसलमेर के किले को जाना जाता है, जैसलमेर के किले। चलिए, जैसलमेर के किले का निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? महारावल राव जैसल ने। महारावल राव जैसल ने जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। अगला है जैसलमेर के दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज हैं? जैसलमेर के दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज हैं? पुराना किला है और चारों तरफ बुर्ज हैं, 99 बुर्ज है, याद रखिएगा 99 बुर्ज है। रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर किस किले में है? देखिएगा क्या क्या है। रंग महल है, मोती महल है, जैन मंदिर भी है और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर वह किस किले में है? जैसलमेर के किले में है।
रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर किस किले में है? जैसलमेर के किले में है। अगला अपना है हवेलियों व झरोकों की नगरी किसको कहा जाता है? हवेलियों और झरोकों की नगरी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है हवेलियों और झरोकों की नगरी। किसको? जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन अपना है पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। नथमल की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है नथमल की हवेली भी। तो नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली दोनों कहां पर है? जैसलमेर में। चलिए, सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? सालिम सिंह की हवेली, तो ये भी दोस्तों जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है। अगला प्रश्न है गडीसर तालाब किस जिले में स्थित है? गडीसर तालाब जैसलमेर जिले में है गडीसर तालाब। तो गडीसर तालाब कहां पर है? जैसलमेर जिले में। मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचे किस तालाब की पाल पर बने हुए हैं? मुक्तेश्वर मंदिर है और बगीचा बना हुआ है, कौन सी तालाब की पाल पर बने हुए हैं? तो गडीसर तालाब की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर है और बगीचे हैं। चलिए, जैसलमेर का अमर सागर तालाब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमर सागर तालाब कहां पर है? जैसलमेर में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर और कुलधरा के लिए। जैन मंदिरों के लिए और कुलधरा के लिए जैसलमेर का अमर सागर तालाब है वो प्रसिद्ध है। ठीक है। बादल विलास और जवार विलास कहां पर स्थित है? एक बादल विलास है और दूसरा जवार विलास है। कहां पर है? जैसलमेर में है। बादल विलास और जवार विलास कहां पर स्थित है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट है सम के दौरे कहां पर स्थित है? सम के दौरे, सम के दौरे जैसलमेर में स्थित है सम के दौरे। और बड़ा बाग की छतरियां कहां पर स्थित है? बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में है। बड़ा बाग की छतरियां, तो बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? आकल गांव जैसलमेर में है वुड फॉसिल पार्क। आकल गांव जैसलमेर। अगला है जैसलमेर के कौन से पार्क को राज्य सरकार ने संरक्षित पार्क घोषित किया है? जैसलमेर का कौन सा पार्क है जिसको राज्य सरकार ने संरक्षित पार्क घोषित किया है? वुड फॉसिल पार्क को राजस्थान सरकार ने संरक्षित पार्क घोषित किया है। पोखरण का शक्ति स्थल कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है पोखरण का शक्ति स्थल। कदली वन धाम कहां पर स्थित है? कदली वन धाम सेवली गांव जैसलमेर में स्थित है। कदली वन धाम, कदली वन धाम है वो सेवली गांव जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का अंडमान किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान जैसलमेर जिले को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान किस जिले को? जैसलमेर जिले को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। नेक्स्ट है जैसलमेर जिले की स्थापना कब की गई? 1156 में की गई थी। जैसलमेर जिले की स्थापना 1156 में की गई थी। 1156 याद करना। तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? जैसलमेर जिले में तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर। तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? जैसलमेर जिले में है। अगला है जैसलमेर के किले की दीवार कितनी फीट ऊंची है? तो जैसलमेर के किले की दीवार कितनी फीट ऊंची है? 30 फीट ऊंची है। जैसलमेर के किले की दीवार कितनी फीट ऊंची है? 30 फीट ऊंची है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांडधरा या वल्लभ मंडल अथवा दुंगल। 3 नाम थे प्राचीन, मांडधरा, वल्लभ मंडल और तीसरा दुंगल। दुंगल भी कहते थे, वल्लभ मंडल भी कहते थे और मांडधरा भी कहते थे। जैसलमेर का प्राचीन नाम, नए नाम तो आपने पढ़े लेकिन पुराने नाम देख लेना, मांडधरा, वल्लभ मंडल अथवा दुंगल। जैसलमेर जिले में बरसाती पानी को अपने खेत में संजो कर रखे जाने को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो जैसलमेर जिले में बरसाती पानी को अपने खेत में संजो कर रखे जाने को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। तो जैसलमेर जिले में बरसाती पानी को अपने खेत में संजो कर रखे जाने को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं दोस्तों। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर किस जिले में है?
तो जैसलमेर जिले में मौनगढ़ तहसील में है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर वर्तमान तक जैसलमेर जिले में मौनगढ़ तहसील में है। ठीक है। जैसलमेर का किला किस पत्थर से निर्मित है? सेंट स्टोन से निर्मित है। जैसलमेर का किला कौन से पत्थर से निर्मित है? सेंट स्टोन से। जैसलमेर का किला कितने फीट ऊंचा है? 250 फीट ऊंचा है जैसलमेर का किला। तो जैसलमेर का किला कितने फीट ऊंचा है? 250 फीट। सोनार के किले के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? जिलानी किला। तो हम यहां पर कर देते हैं किला, जिला नहीं किला। तो कौन सा किला प्रसिद्ध है जी? सोनार के किले के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट क्वेश्चन है। जैसलमेर का किला है सोनार का किला, सोनार के किले के नाम से। ठीक है, जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है, याद कर लेना। चलिए, जैसलमेर के किले का निर्माण किस रंग के पत्थरों से किया गया है? पीले रंग के पत्थरों से किया गया है। तो जैसलमेर के किले का निर्माण किस रंग के पत्थरों से किया है? पीले रंग के पत्थरों से। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 6,71,008। ठीक है, जैसलमेर जिले की जनसंख्या कितनी है? 6,71,008 है। बाबा श्री मोतीगिरी का मठ कहाँ पर स्थित है? बाबा श्री मोतीगिरी का मठ कहाँ पर स्थित है? बड़ली गांव जैसलमेर में है। बाबा श्री मोतीगिरी का मठ बड़ली गांव जैसलमेर में है। संत जसाराम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बड़ली गांव जैसलमेर में ही संत जसाराम जी का मंदिर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर की पोखरण तहसील के रूनीचा में रामदेवरा स्थित है। तो जैसलमेर की पोखरण तहसील है और वहां पर जो रूनीचा स्थान है वहां पर रामदेवरा स्थित है। स्वांग्या माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है स्वांग्या माता का मंदिर। तो स्वांग्या माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिंगलाज माता का मंदिर गडीसर तालाब जैसलमेर में हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। गडीसर तालाब है उसके पास हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पर? जैसलमेर में। रेगिस्तान का गुलाब किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को। गलियों का दुर्ग किस किले को कहा जाता है? गलियों का दुर्ग, जैसलमेर के किले को गलियों का दुर्ग कहा जाता है। तो जैसलमेर का किला उसको गलियों का दुर्ग कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर के किले को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। कौन से किले को? जैसलमेर के किले। जैसाणगढ़ किस किले को कहा जाता है? जैसाणगढ़, जैसलमेर के किले को जैसाणगढ़ कहते हैं। तो जैसलमेर का किला उसको क्या कहते हैं? जैसाणगढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? यानी चित्तौड़गढ़ भी लिविंग फोर्ट है और उस दूसरा कौन सा है? जैसलमेर का किला है वो क्या है? लिविंग फोर्ट है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का किला है, लिविंग फोर्ट। क्या लोग रहते हैं? जैसलमेर जिले का लिंगानुपात कितना है? 852 है। जैसलमेर जिले का लिंगानुपात कितना है? 852। जैसलमेर जिले की साक्षरता दर कितनी है? 57.2%। पुरुष साक्षरता टोटल है 57.2%।
पुरुष साक्षरता 72% और महिला साक्षरता 39.7%। तो कुल साक्षरता कितनी है? 57.2%, पुरुष साक्षरता 72%, महिला साक्षरता 39.7%। देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जो राजनीति से संबंधित अपने प्रश्न है। चलिएगा देखते हैं इन प्रश्नों को भी। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? प्रश्न देखिएगा अपना। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? अनुच्छेद 164(1) के अनुसार। याद कर लेना दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? अनुच्छेद 164(1) के अनुसार। अगला है, मुख्यमंत्री को विधानसभा के सदस्य के रूप में कितने माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? मुख्यमंत्री को विधानसभा के सदस्य के रूप में कितने माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? 6 माह है। उत्तर अपना है 6 माह है। अगला प्रश्न है, राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है? तो वास्तविक मुखिया होता है मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद को पद से हटाकर, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद को पद से हटाकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार कर सकता है? अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा का सत्र बुलाने स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो विधानसभा का सत्र बुलाने स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। तो विधानसभा का सत्र बुलाने के संबंध में, स्थगित करने के संबंध में जो सलाह दी जाती है राज्यपाल को, वो मुख्यमंत्री द्वारा दी जाती है। विधानसभा के सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा कौन करता है? विधानसभा के सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है विधानसभा के सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। या राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद की, देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेकर मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेकर मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद कितना है? 263। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 163। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार है। अनुच्छेद 167 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 167 का संबंध किससे है? राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है अनुच्छेद 167। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे?
टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है। राज्य के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो मनोनीत भी थे एवं निर्वाचित भी थे? राज्य के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो मनोनीत एवं निर्वाचित थे? मनोनीत एवं निर्वाचित थे। जयनारायण व्यास थे एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत एवं निर्वाचित थे। राजस्थान में सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के समय आपातकाल लागू हुआ था? हरिदेव जोशी के समय राजस्थान में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। भैरों सिंह शेखावत। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान के अनुसूचित जाति से बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान की अनुसूचित जाति से बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? हीरालाल देवपुरा राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? वसुंधरा राजे सिंधिया जी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह कौन दे सकता है? मुख्यमंत्री दे सकता है। किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह कौन दे सकता है? मुख्यमंत्री दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 153। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 153। इस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी कौन सा संविधान संशोधन किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन में ये किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और ये 1956 में किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है जी। राज्य की कार्यपालिका का शीर्ष नेतृत्व कौन करता है? राज्य की कार्यपालिका का शीर्ष नेतृत्व कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य की कार्यपालिका का शीर्ष नेतृत्व। किस अनुच्छेद के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं? अनुच्छेद 154 के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। 154, अनुच्छेद 154। संघीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। संघीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति? अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारत में किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारत में किस देश से ग्रहण किया गया है? कनाडा से। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राज्यपाल का वेतन भारित होता है। राज्य की संचित निधि पर भारित होता है राज्यपाल का वेतन। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, और यह अनुच्छेद 159 के प्रावधान के अनुसार है। तो या तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हो वो शपथ दिलाता है। राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है? बहुमत दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से संचालित किए जाते हैं? राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से संचालित किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से, अनुच्छेद 166। तो राज्य के समस्त कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से संचालित किए जाते हैं और अनुच्छेद 166 है। किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था से समय समय पर राज्यपाल को अवगत कराता है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था से समय समय पर राज्यपाल को अवगत कराते हैं? अनुच्छेद 164 के प्रावधान के अनुसार। अनुच्छेद 164 के प्रावधान के अनुसार राज्य में किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राज्य में किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य विधान मंडल का एक अंग होता है? इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग होता है, अनुच्छेद 168 के अनुसार। ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान या आम सभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। सत्रावसान अथवा आम सभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, अनुच्छेद 174 के अनुसार। बुलाने, सत्रावसान, आम सभा को भंग करने की शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में। और ये कहता है अनुच्छेद 174। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को विधानमंडल में संदेश भेजने का, भाषण देने का अधिकार प्राप्त है? संदेश भेजने का और भाषण देने का अधिकार प्राप्त है। कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल को विधानमंडल में संदेश भेजने का और भाषण देने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 175। हर वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र आहूत करने तथा विधानसभा के आम चुनाव के पश्चात विधानसभा की प्रथम बैठक में राज्यपाल द्वारा विशेष भाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 176 के अंतर्गत। तो देखिएगा प्रश्न दोबारा। हर वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र आहूत करने तथा विधानसभा के आम चुनाव के पश्चात विधानसभा की प्रथम बैठक में राज्यपाल द्वारा विशेष भाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 176। विधानसभा में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा के किसी भी सदस्य को उसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो किसी भी सदस्य को उसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 180 के अनुसार। अनुच्छेद 180 के अनुसार है। अगर विधान परिषद में सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त हैं तो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के किसी भी सदस्य को उसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। विधान परिषद की बात कर रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 184 के अनुसार। विधान परिषद में 184 के अनुसार। राज्यपाल के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी
पारित सभी विधेयक राज्यपाल की सहमति से कानून का रूप धारण करते हैं। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 192 के अनुसार है। तो देखिएगा प्रश्न, राज्यपाल के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर ही राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयक राज्यपाल की सहमति से कानून का रूप धारण करते हैं। ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 192 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है? अनुच्छेद 200 है ये। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब विधानमंडल सत्र में न हो तथा किसी भी कानून का निर्माण आवश्यक हो गया हो, जब विधानमंडल सत्र में न हो तथा किसी भी कानून का निर्माण आवश्यक हो गया हो, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक को पारित करने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक को पारित करने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल की। राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? राज्यपाल के अधीन होती है। आकस्मिक निधि होती है ना, वो राज्यपाल के अधीन होती है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजने की शक्ति किसके पास होती है? किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में है ही नहीं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि द्वारा आता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से आता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? यानी न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1 आंगल भारतीयों हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है विधानसभा में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी पहली महिला राज्यपाल भारत की। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये सब सरोजिनी नायडू के हैं, जो स्वयं राज्यपाल रही थी भारत की पहली। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकते हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी के रूप में है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? यानी किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। भारत में किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में बनी थी प्रथम महिला राज्यपाल। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत नाम बदलकर राज्यपाल कब किया था? 1965 में किया था। सदर रियासत नाम था और उसको बदल करके राज्यपाल नाम किया था 1965 में। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। और राजस्थान में जीरा मंडी कहां पर स्थित है? जोधपुर में है जीरा मंडी, राजस्थान में। माई बजाज सागर सिंचाई परियोजना कहां पर है? माई बजाज सागर सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा में है। माई बजाज सागर सिंचाई परियोजना। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर में है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सेवर भरतपुर में। राजस्थान में मेवाती बोली कहां कहां पर बोली जाती है? अलवर भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। बेली कृष्ण रुक्मणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है और इसकी भाषा कौन सी है? डिंगल है। बेली कृष्ण रुक्मणी रचना के रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ और डिंगल भाषा की रचना है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह थे राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी थी प्रथम महिला विधायक, यशोदा देवी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। कांता भटनागर थी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष। राजस्थान का दक्षिण में आखिरी बिंदु कौन सा है? बाड़मेर का बोरकुंड गांव। बाड़मेर का बोरकुंड गांव है वो है। राजस्थान का दक्षिण में आखिरी बिंदु कौन सा है? बाड़मेर का बोरकुंड गांव। राजस्थान का उत्तर में आखिरी बिंदु कौन सा है? उत्तर में आखिरी बिंदु कोणा गांव, श्रीगंगानगर। तो उत्तर में कौन सा है? कोणा गांव, श्रीगंगानगर है। ठीक है जी। राजस्थान का पश्चिम में आखिरी बिंदु कौन सा है? कटरा गांव, जैसलमेर है। कटरा गांव जैसलमेर है। कहां पर? पश्चिम में। राजस्थान का पूर्व में आखिरी बिंदु कौन सा? सिलाना गांव, धौलपुर है। ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 है। 1070 किलोमीटर। ठीक है जी। राजस्थान के सीकर जिले का आकार कैसा है? सीकर जिले का आकार भाई अंदर अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है सीकर का आकार। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है जनघनत्व वाला भी। अरावली पर्वतमाला को किसका अवशेष माना जाता है? किसका अवशेष माना जाता है? अरावली पर्वतमाला को किसका अवशेष माना जाता है? तो किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का
ठीक है। अरावली पर्वतमाला को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा की तरफ है? यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा की तरफ है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है अरावली पर्वतमाला का यानी विस्तार, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई याद कर लेना। गिरवा किसे कहते हैं? गिरवा उदयपुर के तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ी श्रृंखला को गिरवा कहा जाता है। पहाड़ी श्रृंखला उसको क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। तो उदयपुर के तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ी श्रृंखला को गिरवा कहते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारी सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न है। किसके द्वारा कालीबंगा पुरातात्विक स्थल को हिंदू सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया? यानी कौन से साहित्यकार या इतिहासकार थे जिन्होंने कालीबंगा पुरातात्विक स्थल को हिंदू सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। अगला है कालीबंगा में मिली अंडाकार कब्रों को किस नाम से जाना गया है? कालीबंगा में मिली अंडाकार कब्रों को किस नाम से जाना गया? चिरायु के नाम से जाना गया। कालीबंगा में मिली अंडाकार कब्रों को चिरायु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से जल कपाली बीमारी के साक्ष्य मिले हैं? जल कपाली बीमारी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले जल कपाली बीमारी के साक्ष्य। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? 1961 से लेकर 1969 के मध्य हुआ था कालीबंगा का उत्खनन। 61 से प्रारंभ होकर 1969 के मध्य तक। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तर तक की गई? खुदाई कितने स्तर तक की? 5 स्तर तक की गई थी कालीबंगा सभ्यता की खुदाई। सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान किसने की? कालीबंगा की सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थल के रूप में किसने की? लोइस पियू टेसीटोरी ने की थी कालीबंगा की। तो कालीबंगा की सबसे पहले पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान लोइस पियू टेसीटोरी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन हैं? ए घोष, अमलानंद घोष, और 1952 में खोज की थी सबसे पहले। भारतीय स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा राजस्थान में खोजा गया कौन से नंबर का पुरातात्विक स्थल है? भारतीय स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा राजस्थान में खोजा गया कौन से नंबर का पुरातात्विक स्थल है? पहला पुरातात्विक स्थल है। भारत की स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से अपरिचित थे कालीबंगा के लोग। कालीबंगा में मिला कब्रिस्तान दुर्ग टीले की किस दिशा में था? कालीबंगा में मिला कब्रिस्तान दुर्ग टीले की किस दिशा में था? उत्तर पश्चिम में था, उत्तर पश्चिम में। ठीक है जी। और कालीबंगा से कितने युगल समाधान प्राप्त हुए हैं? एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है, मात्र एक युगल समाधान। तो ये थे 176 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के।